जिया किंगहुआन की अतिरंजित और दिखावटी प्रतिक्रिया ने जियान ए और गुआन ताओ को हंसाया। चिंता मत करो, क्या आपने नहीं कहा कि यह फिल्म एक बड़ा निर्माण है? प्रतियोगिता काफी भयंकर होनी चाहिए। जियान यी को ये भूमिका नहीं मिल सकती है, जियान ए ने सच्चाई से कहा। चूंकि इस इंटरव्यूइंग नाइट के लिए निवेश कंपनी रोज एंटरटेनमेंट थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी माहौल में रोज एंटरटेनमेंट के एक कलाकार के रूप में जियान यी के जीतने की संभावना अधिक थी। हालांकि फिल्म के ऑडिशन स्थल पर कास्टिंग के प्रभारी सभी लोग रोज एंटरटेनमेंट से नहीं थे। निर्देशक, निर्माता और अन्य प्रायोजकों सहित ऑडिशन देखने वाले पेशेवर होंगे। यदि उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले अभिनेता होते, तो दुर्भाग्यवश रोज एंटरटेनमेंट अपनी कंपनी के लोगों को भूमिकाएं नहीं सौंप सकता था। गुआन ताओ ने भी ऐसा सोचा था। यह सही है। आखिरकार जियान यी एक नवागंतुक है। उसने पहले किसी फिल्म में अभिनय नहीं किया है। हो सकता है कि वे उसे न चुने। उसे कम मत समझो। जब जिया किंगहुआन ने जियान यी के बारे में सोचा, तो वह आह भरते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ये लड़की साधारण नहीं है। क्या आप भूल गए हैं कि उसने पहले क्या किया था? यह व्यक्ति जीवन को बस एक फिल्म की तरह मानता है और कभी भी अभिनय करता है। गुआन ताओ और जियान ए ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। वैसे भी मुझे अंदाजा है कि उसे ये भूमिका मिल सकती है, जिया किंगहुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आखिरकार जिया किंगहुआन की राय में जियान यी एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हालांकि वह अभी भी छोटी थी, फिर भी उसे कुछ भी भयानक करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि ऐसे व्यक्ति को युवावस्था में ही नहीं बदला जा सका, तो एक बार जब वह मनोरंजन के क्षेत्र में प्रवेश करेगी और धीरे धीरे परिपक्व होगी, तो वह एक भयानक व्यक्ति होगी। बेशक ये सिर्फ जिया किंगहुआन के अनुमान थे। वह जानती थी कि बिना किसी कारण दूसरों के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह जियान यी के बारे में सोचती थी, वह हमेशा कई अस्पष्ट भविष्य की कल्पना करती थी। स्कूल के गेट के बाहर सड़क के दाहिनी ओर एक मर्सिडीज बेंज कार खड़ी थी। पीछे की अंधेरी खिड़की में जियान चांगशिंग की गहरी नजर थी और उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। वह आज सुबह खासतौर पर दोनों बच्चों को स्कूल भेजने आए थे, लेकिन तुरंत नहीं गए। इसके बजाय उसने ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या वह अपनी किस्मत आजमा सकता है और जियान ए को दूर से देख सकता है। जब उसने जियान ए को अभी अभी दो छात्रों के साथ बात करते और हंसते हुए देखा, तो उसका दिल नर्म होने से बच नहीं सका और उसकी आंखों में गर्मजोशी थी। हालांकि वह केवल दूर से देख रहा था, ये जियान चांगशिंग के लिए पहले से ही कीमती था। अच्छे मूड में जियान चांगशिंग ने धीरे से दूर देखा और ड्राइवर से कहा, चलो कंपनी चलते हैं। परीक्षा दोपहर 3:30 बजे तक चली। गणित और विज्ञान के सभी पेपर पूरे हो चुके थे। स्कूल खत्म होने से पहले फॉर्म टीचर छात्रों को याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सके कि कल शरद ऋतु की यात्रा के लिए सभी को सुबह 7 बजे स्कूल में इकट्ठा होना है। हर किसी को मोटा कोट लाना था। आखिरकार अब शरद ऋतु आ चुकी थी। पहाड़ पर तापमान का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए उन्हें खुद को गर्म रखने पर ध्यान देना पड़ा। क्या हम बाद में खरीदारी करने मॉल जाएंगे? जिया किंगहुआन ने पलटकर जियान ए से कहा। जियान ए ने उसकी ओर देखा। क्या आप आज व्यस्त नहीं हैं? जिया किंगहुआन मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। मैंने कल कंपनी के सीईओ से बात की और उन्हें हमारे स्कूल की शरद ऋतु यात्रा के बारे में बताया।
जियान ने समझ में सिर हिलाया। ठीक है, चलो सबको एक साथ बुलाते हैं। हम कुछ नाश्ता खरीद सकते हैं। बड़े मन वाले ऐसा सोचते हैं। जिया क्विंगहुआन ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराईं। दोपहर में काम के बाद जियांग चुनफेन अकेले कंपनी के सामने चौराहे पर चली गईं और टैक्सी ली। उसने पहले शॉपिंग सेंटर जाने की योजना बनाई। कुछ ही देर बाद वह वहां खड़ी रही, इससे पहले कि वह किसी गुजरती हुई कार को देख पाती। एक ऑडी कार धीरे धीरे जियांग चुनफेन के सामने रुकी। कार का शीशा नीचे लुढ़क गया। कियाओ युआन झुक गया और मुस्कुराते हुए जियांग चुनफेन की ओर देखा। सिस्टर फेन, आपने आज गाड़ी नहीं चलाई? ये देखकर कि यह कियाओ युआन था, जियांग चुनफेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि ये पहले से ही काम के बाद था, इसलिए उससे मिलना उचित था। जियांग चुनफेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने इसे रखरखाव के लिए भेजा था। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कियाओ युआन ने पेशकश की। जियांग चुनफेन थोड़ा स्तब्ध था और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने चतुराई से उसे अस्वीकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं। उपराष्ट्रपति कियाओ, मैं बेइयुन मॉल जा रहा हूँ। मैं 4 चौराहों के बाद वहां पहुंचूंगा। टैक्सी लेना तेज है। कियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को मोड़ लिया। तो फिर आप टैक्सी क्यों ले रहे हैं? क्या ये सिर्फ 4 चौराहों के लिए एक्सीलेटर पर पैर रखने की बात नहीं है? अंदर आइए, ये रास्ते में है। वैसे भी जियांग चुनफेन के कुछ भी कहने का इंतजार किए बिना कियाओ युआन ने आगे बढ़कर सामने वाली यात्री सीट का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर जियांग चुनफेन केवल शर्मिंदगी में मुस्कुरा सकती थी और अपना बैग लेकर बैठ गई। कार साफ सुथरी थी और इंटीरियर बेहद सरल और उत्तम था। हवा में कोलोन की हल्की सुगंध भर गई, जो कियाओ युआन के स्वभाव से मेल खाती थी। धन्यवाद। आपको परेशान करने के लिए खेद है, जियांग चुनफेन ने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। कियाओ युआन अन्य सफल लोगों की तरह गंभीर नहीं थे। वास्तव में वह कुछ बाई झोउ जैसा था, हालांकि पूरी तरह से उसके जैसा नहीं था। वह सनकी था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, और जब वह दूसरों से बात करता था तो उसका लहजा आकस्मिक होता था। इससे लोगों पर दबाव नहीं पड़ा या उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि वह पहुंच से बाहर है। इसलिए ये देखकर कि जियांग चुनफेन सतही तौर पर बहुत विनम्र था, कियाओ युआन केवल मुस्कुराया और उत्तर दिया, इतना विनम्र मत बनो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, कार धीरे धीरे चल पड़ी। जियांग चुनफेन शायद ही कभी किसी आदमी के साथ बंद जगह में अकेले रहती थीं। कियाओ युआन एक टैक्सी ड्राइवर से अलग था। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इसलिए उनके लिए किसी विषय पर जोर देना कठिन था। जियांग चुनफेन ने अपना मुंह न खोलने का फैसला किया। उसकी नज़र धीरे धीरे सफेद चिनार के पेड़ पर पड़ी। कार की खिड़की के बाहर। सिस्टर फेन, आपने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? कार में कियाओ युआन ने अचानक लापरवाही से पूछा। जियांग चुनफेन ने रुककर जवाब दिया, मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी देश की मशहूर यूनिवर्सिटी थी। ये कई वर्षों तक चीन के शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों में स्थान पर रहा। कियाओ युआन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह जियांग चुनफेन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इतना अच्छा विश्वविद्यालय। जियांग चुनफेन मुस्कुराए। ये ठीक था, मैंने उस समय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि उस समय विश्वविद्यालय के छात्र कम थे। तीसरे वर्ष में लगभग सभी ने कड़ी मेहनत की।
आखिरकार उन्होंने प्रचार किया कि ज्ञान भाग्य बदलता है। हालांकि कियाओ युआन जियांग चुनफेन से कुछ साल छोटा था। वह उसी युग में बड़ा हुआ था, इसलिए कियाओ युआन को भी इसकी गहरी समझ थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय में मेरी पढ़ाई विशेष रूप से खराब थी, और जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो मैंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं 3 साल तक अपने दांत पीसूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा स्कोर मुझे रेनमिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति देगा। ये कट ऑफ स्कोर से सिर्फ 2 अंक अधिक था। आप अच्छे हैं। इसके अलावा मुझे याद है कि रेनमिन विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि आवेदन करने के लिए आपके पास कोई विशेषज्ञता होनी चाहिए। जियांग चुनफेन ने इसके बारे में सोचते हुए पूछा। यह सही है। उस समय आपके पास रेनमिन विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक विशेषज्ञता होनी चाहिए। यह अब की तुलना में बहुत अधिक कठिन था, कियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग चुनफेन मदद नहीं कर सका, लेकिन कियाओ युआन को उत्सुकता से देखा और पूछा, उस समय आपने कौन सी विशेषता भरी थी? मुझे पता है कि पियानो कैसे बजाना है, कियाओ युआन ने भौहें चढ़ाकर जियांग चुनफेन से कहा। जियांग चुनफेन स्तब्ध रह गया। 80 के दशक में चीन में बहुत कम माता पिता थे जो अपने बच्चों को पियानो सीखने देते थे। इसके अलावा कियाओ युआन की शक्ल को देखते हुए उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पियानो बजाना भी आएगा। जियांग चुनफेन का आश्चर्य उसके पूरे चेहरे पर लिखा हुआ था। ये देखकर कियाओ युआन खुद को समझाए बिना नहीं रह सका। जब मैं छोटा था तब से मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी मानी जाती थी। मेरे माता पिता दोनों बुद्धिजीवी थे, इसलिए उन्होंने इस पहलू को अधिक महत्व दिया। मुझे खुद ये काफी पसंद आया। मेरी पढ़ाई खराब हो गई क्योंकि मैंने जूनियर हाई में पियानो का अभ्यास किया था। मैंने हाई स्कूल में 3 साल तक ज्यादा पियानो नहीं बजाया, लेकिन रेनमिन यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए ये पर्याप्त था। आखिरकार उस समय केवल कुछ ही लोग जानते थे कि पियानो कैसे बजाया जाता है। कियाओ युआन के शब्दों ने स्पष्ट रूप से उस थोड़े अजीब माहौल को दूर कर दिया जो जियांग चुनफेन ने शुरू में महसूस किया था। जियांग चुनफेन को भी बहुत अधिक स्वाभाविक महसूस हुआ। हालांकि यह एक संक्षिप्त यात्रा थी। इससे पहले कि वे कुछ और बात करते, कार सड़क किनारे रुक चुकी थी। अपनी सीट बेल्ट खोलने के बाद जियांग चुनफेन इस बार समारोह में खड़ी नहीं हुई। इसके बजाय उसने कियाओ युआन से कहा, मैं अब जा रही हूँ। कल मिलते हैं। कियाओ युआन ने स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ रखा और जियांग को देखकर मुस्कुराया। चुनफेन, ठीक है, कल मिलते हैं। जियांग चुनफेन कार से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। वह खिड़की से कियाओ युआन की ओर हाथ हिलाना नहीं भूली। कियाओ युआन के चले जाने के बाद वह घूमी और मॉल में प्रवेश कर गई। कुछ ही दूरी पर एक कॉफी शॉप में दुकान के बाहर एक छतरी के नीचे वांग युनजोंग ने सड़क के उस पार की हर चीज को अचंभित होकर देखा। जब उनका तलाक हो गया तो उन्होंने जियांग चुनफेन को एक ऑडी छोड़ दी। हालांकि वांग युनजोंग ने उसे अभी अभी किसी की ऑडी से बाहर निकलते और कार में बैठे व्यक्ति को मुस्कुराते हुए अलविदा कहते देखा था। उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। वह नहीं जानता था कि उसे क्या महसूस होना चाहिए, लेकिन बिना किसी कारण के उसे दबा हुआ महसूस हुआ। तलाक को अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उसके पास पहले से ही कोई नया था। शायद वह ये भी जानता था कि वह अभी के दृश्य से यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कार में बैठा आदमी जियांग चुनफेन का नया प्रेमी था। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि महिलाओं को कल्पनाएं करना पसंद होता है। वास्तव में पुरुष उससे कमतर नहीं थे।
उसने कुछ भी नहीं देखा या पुष्टि नहीं की, लेकिन वह अपनी कल्पना को उड़ान देने से खुद को रोक नहीं सका। युनजोंग, एक आवाज ने वांग युनजोंग के विचारों को वापस बुलाया। पीछे मुड़कर जू कियान ने उसे एक कप कॉफी सौंपी। आप कहाँ देख रहे हैं? वांग युनजोंग ने अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखा और मुस्कुराए। मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मैं कुछ के बारे में सोच रहा हूँ। जू कियान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने स्वाभाविक रूप से वांग युनजोंग की बाह को गले लगाया और धीरे से कहा, चलो पहले मॉल चलते हैं। कुछ खरीदने के बाद मेरे साथ रात के खाने के लिए जाओ और मुझे जल्दी घर भेज दो। ठीक है, वांग युनजोंग ने सिर हिलाया। जैसे ही जियांग चुनफेन ने मॉल में प्रवेश किया, वह सीधे पोषण संबंधी पूरक अनुभाग में गई और कुछ खरीदा। फिर वह अपने लिए कुछ सामान का स्टॉक करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन काउंटर पर गई। अंत में जियांग चुनफेन एक लैपटॉप स्टोर में गए। चुनने के बाद उसने अपनी बेटी के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए लगभग 20,000 युआन खर्च किए। वांग युनजोंग पक्षपाती थे और उन्होंने केवल जिचेन के लिए एक लैपटॉप खरीदा था। जियांग चुनफेन नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी असंतुलित महसूस करे, इसलिए वह हमेशा समय मिलने पर उसके लिए एक खरीदना चाहती थी। हालांकि इस युग में लैपटॉप बहुत महंगे थे, लेकिन उनकी बेटी हमेशा आज्ञाकारी और समझदार थी। उसके ग्रेड भी उत्कृष्ट थे। जियांग चुनफेन को लगा कि उनके बेटे की तुलना में उनकी बेटी को अधिक पुरस्कृत किया जाना चाहिए। वह फिर से घूमना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में चीजें पहले से ही काफी भारी थीं। उसने आज गाड़ी नहीं चलाई, इसलिए वह हार ही मान सकती थी। अप्रत्याशित रूप से जब वह 5वीं मंजिल से दूसरी मंजिल तक एस्केलेटर ले गई, तो वह एक लग्जरी घड़ी काउंटर के सामने वांग युनजोंग और जू कियान से टकरा गई। वे दोनों काउंटर के सामने घड़ियां चुन रहे थे। हालांकि उसने अभी अभी जियांग चुनफेन को मॉल में प्रवेश करते देखा था। तभी वह अचानक उससे टकरा गया, खासकर जब जू कियान उसके बगल में था। वांग युनजोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन दोषी महसूस कर सका। वह नहीं जानता था कि उसे दोषी क्यों महसूस हुआ। उनका पहले ही तलाक हो चुका था। दूसरी ओर जू कियान ने पहले तो जियांग चुनफेन को नहीं पहचाना। झलक ये दोनों पहले भी एक बार मिल चुके थे, जापानी रेस्तरां में। जियांग चुनफेन ने मौके पर ही वांग युनजोंग के व्यभिचार का पर्दाफाश कर दिया। उसने गुस्से में उसके चेहरे पर चाय का कप उछाल दिया। उस समय जू कियान मौजूद थे। हालांकि उस समय जियांग चुनफेन अभी भी वांग युनजोंग की पत्नी थी। अब बिल्कुल नई जियांग चुनफेन फिर से जू कियान के सामने आए, जिससे वह स्तब्ध रह गई। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद उसने पहचान लिया कि उनके सामने वाली महिला वांग युनजोंग की पूर्व पत्नी थी। चुनफेन, क्या संयोग है? वांग युनजोंग ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी को छिपाने की पूरी कोशिश की, ये देखकर कि वांग युनजोंग ने उसका स्वागत करने की पहल की। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियांग चुनफेन ने स्वाभाविक रूप से जू कियान पर ध्यान दिया। उसे उस महिला की भी याद आई जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। हालांकि जियांग चुनफेन जू कियान से ज्यादा नफरत नहीं करते थे। आखिरकार एक धोखेबाज आदमी द्वारा अपनी मालकिन को दोषी ठहराने का विचार खतरनाक और बेकार था। जियांग चुनफेन ने जू कियान के सामने वांग युनजोंग का खंडन नहीं किया। उसने तुरंत उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैं काम के बाद कुछ खरीदने आया था। जब वांग युनजोंग ने ये सुना, तो वह जियांग चुनफेन के हाथ में बैग देखने से खुद को रोक नहीं सका। नोटबुक विशेष रूप से ध्यान खींचने वाली थी। ये स्पष्ट था कि यह बहुत भारी था। आपने एक लैपटॉप खरीदा?
बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन्हें ले जाने में आपकी मदद करूंगा। यह विनम्र नहीं था। जब वांग युनजोंग ने जियांग चुनफेन को इतनी सारी चीजें ले जाते देखा, तो उन्होंने सहज रूप से ये कहा, कोई जरूरत नहीं, हालांकि अच्छा समय है, इन्हें वापस ले जाओ। जियांग चुनफेन ने कहा और वांग युनजोंग को कुछ उत्तम बैग सौंपे। वांग युनजोंग ने सोचा कि जियांग चुनफेन ने इसे उसके लिए खरीदा है। जैसे ही वह मुस्कुराने वाला था, जियांग चुनफेन ने शांति से कहा, ये जिचेन के लिए कुछ मस्तिष्क पोषक पूरक हैं। क्या वह अपने पुनरीक्षण के दौरान घबराया हुआ नहीं है? उसे अपने मस्तिष्क को और अधिक पोषण देने की आवश्यकता है। ओह ठीक है। वांग युनजोंग ने अजीब तरीके से निगल लिया और उसे लेने के लिए आगे बढ़े। इस तरह जियांग चुनफेन को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसने तुरंत वांग युनजोंग से कहा, ठीक है, मैं पहले जाऊंगी, खरीदारी करने के लिए अपना समय लीजिए। वह जू कियान की ओर देखे बिना मुड़ी और तेजी से चली गई। वांग युनजोंग ने जियांग चुनफेन की पीठ की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। वह थोड़ा उदास लग रहा था। आपकी पूर्व पत्नी आपके तलाक के बाद इतना क्यों बदल गई? जू कियान आश्चर्य से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। वांग युनजोंग अपने होश में वापस आए और भौहें चढ़ा लीं। सच में? बेशक, पहली नज़र में मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह उससे बिल्कुल अलग है। जू कियान को लगा कि यह अविश्वसनीय था। आखिरकार, आमतौर पर कहें तो, जिन महिलाओं का तलाक हो गया है, वे अधिक थकी हुई हो जाएंगी क्योंकि वे ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि जियांग चुनफेन इसके विपरीत थे। बेहतरीन मेकअप और खूबसूरत बालों के साथ, उसकी त्वचा भी गोरी और पारदर्शी थी। वह कुछ साल छोटी लग रही थी। क्या वह तलाक लेने के बाद खुद को जाने दे रही है? जू कियान ने चिल्लाकर कहा। वांग युनजोंग का चेहरा काला पड़ गया। बकवास मत करो, कहने से उसका क्या मतलब था तलाक लेकर खुद चली जाएंगी? ऐसा लग रहा था मानो उसने पहले जियांग चुनफेन को दबाया हो। जू कियान को भी एहसास हुआ कि उनके शब्दों ने वांग युनजोंग के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। वह अपना सिर नीचे करने और अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। दूसरी ओर, वांग युनजोंग जू कियान के शब्दों से बेवजह परेशान थे। मुझे लगा कि तलाक के बाद आपने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। जू कियान ने वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति को देखा और धीरे से बुदबुदाया। जब वांग युनजोंग ने ये सुना, तो वह जू कियान पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका और अप्रसन्न होकर बोला, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? चाहे कुछ भी हो, उन दोनों के अभी भी 2 बच्चे शामिल थे। इस जीवन काल में एक दूसरे से संपर्क न करना उनके लिए असंभव था। वांग युनजोंग ने 2 गहरी सांसें लीं और अपने दिल में उतार चढ़ाव को दबा दिया। वह जू कियान पर भड़का नहीं और केवल आग्रह किया, क्या आपने खरीदारी पूरी कर ली? यदि आपको कुछ पसंद नहीं है, तो अगली बार कुछ खरीदें। इस समय, जू कियान ने ये भी देखा कि वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। वह अपने स्वर को नर्म करने और उससे चिपक जाने से खुद को नहीं रोक सकी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद हो। युनजोंग, चलो नीचे सुपरमार्केट में चलें और कुछ सामग्री खरीदें। मैंने हाल ही में कुकिंग क्लास में कुछ व्यंजन सीखे हैं। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तभी वांग युनजोंग ने अपनी अभिव्यक्ति को नर्म किया और धीरे से सिर हिलाया। इस समय, जियान ए और बाकी लोग सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे थे। जियान ए और किंगहुआन ने एक ही ट्रॉली को धक्का दिया। उन दोनों ने अपनी चुनी हुई व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच अंतर नहीं किया और अपनी चीजें एक साथ रख दीं।
गुआन ताओ साथ नहीं आए। उन दोनों ने अपनी चीजें 3-3 भागों में खरीदी। जियान ए ने कहा, आलू के चिप्स कम लें, वे बहुत अधिक जगह लेते हैं। आप वेफर्स और सचिमा जैसे अधिक स्नैक्स प्राप्त कर सकते हैं। किंगहुआन ने सिर हिलाया। आइए कुछ दही खरीदें। जियान ने, चॉकलेट के 2 पैक ले लो, हम रात में अपना पेट भर सकते हैं। किंगहुआन, क्या ये बहुत अधिक मोटा नहीं है? जियान ने, स्नैक्स मोटापा बढ़ाने वाला कैसे नहीं हो सकता? यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं, तो गुआन ताओ और मैं उन्हें खाएंगे। जैसे ही उन दोनों ने बात की, उन्होंने ट्रॉली को धक्का दिया और सामान चुन लिया। लड़के अलग हो गए और आउटडोर खेल क्षेत्र में चले गए। ये शरद ऋतु यात्रा 4 से 5 दिनों की होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि एक काउंटी शहर के बारे में इतना मजेदार क्या है। जिया क्विंगहुआन ने अचानक अपने होंठ सिकोड़ लिए। जब जियान ए ने ये सुना, तो उसने धीरे से कहा, लियांग लेक रिजॉर्ट बहुत प्रसिद्ध है, क्या आप वहां गए हैं? जिया क्विंगहुआन ने अपना सिर हिलाया। मैं कभी लियांग काउंटी नहीं गया। यह अच्छा है। स्कूल के लिए इतने बड़े पैमाने पर गतिविधि आयोजित करना दुर्लभ है। ये स्कूल में रहकर पढ़ाई करने से बेहतर है। जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है। जिया किंगहुआन ने अपनी भौहें उठाईं और जियान ए से शॉपिंग ट्रॉली ले ली। चलो चलें और फ्लैशलाइट और कीट प्रतिरोधी स्प्रे खरीदें। पहाड़ पर बहुत सारे कीड़े होंगे। सामान से भरी ट्रॉली को चेकआउट काउंटर पर धकेलने से पहले वे दोनों आउटडोर कैंपिंग के लिए आवश्यक कुछ चीजें खरीदने गए। लड़के पहले ही बिल का भुगतान कर चुके थे और काउंटर के बाहर बैठे थे, इंतजार में। आखिरकार लड़कियां चीजें खरीदने में धीमी थीं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? जियान ए ने ट्रॉली में मौजूद चीजों को देखा। वे शरद ऋतु की यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन क्या इतने सारे स्नैक्स लाना जरूरी था? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया क्विंगहुआन ने च्यूइंग गम के 2 बैग फेंक दिए। उसने शांति से कहा, लड़कों ने निश्चित रूप से ज्यादा खाना नहीं खरीदा। हमें 7 से 8 लोगों के लिए खाना खरीदना चाहिए। जियो ए, किसी ने अचानक पीछे से जियान ए का नाम पुकारा। जियान ए और जिया किंगहुआन स्तब्ध रह गए और पीछे मुड़ गए। वांग युनजोंग ने उसे देखकर मुस्कुराया, और जू कियान, जिसने उसकी बांह पकड़ रखी थी, उसके बगल में था। चाचा, जियान ए ने आश्चर्य से पुकारा। आखिरकार ये हाइचिंग जिले का शॉपिंग सेंटर था। वांग युनजोंग का परिवार और कंपनी वानबाओ जिले में थे। वे यहाँ किसी सुपरमार्केट में क्यों दिखाई देंगे? खासकर तब जब वांग युनजोंग की ट्रॉली सब्जियों और मांस से भरी हुई थी। क्या उन्हें इन्हें अपने घर के पास के सुपरमार्केट से नहीं खरीदना चाहिए? हालांकि जियान ए को वांग युनजोंग के बारे में चिंता नहीं होगी। हालांकि उसे अजीब लगा, फिर भी उसने नहीं पूछा। वांग युनजोंग ने स्वाभाविक रूप से जियान ए के सामने गाड़ी में स्नैक्स का ढेर देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आपने इतने सारे स्नैक्स क्यों खरीदे? स्कूल ने कल कुछ दिनों के लिए लियांग काउंटी में एक शरद ऋतु यात्रा का आयोजन किया, जियान ए ने शांति से कहा, लेकिन उसका स्वर ठंडा था। जियान ए की नज़र में, वह चाहती है कि वांग युनजोंग अब भी उसकी चापलूसी भरी मुस्कान की आदत डालने के बजाय पहले की तरह उसके साथ ठंडा व्यवहार करे। वह ईमानदार था या नहीं, हर कोई अपने दिल में जानता था। वह नाटक करके थक गया था और वह भी थक गई थी। जियो ए, अब हमारी बारी है। जिया किंगहुआन ने जियान ए का हाथ खींचा और कैशियर की ओर झुक गया। ये देखकर वांग युनजोंग ने तुरंत पीछा किया। जियो ए, जाओ और बैग पैक करो, अंकल तुम्हारे बिल का भुगतान कर देंगे। जियान ने, जिया क्विंगहुआन भी दंग रह गया। उसकी नज़र जियान ए पर पड़ी।
मानो पूछ रही हो कि क्या वह अपने चाचा को बिल का भुगतान करने देगी। जियान अवाक थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। सार्वजनिक रूप से वह संभवतः कुछ 100 युआन के कारण कैशियर के सामने वांग युनजोंग के साथ बहस नहीं कर सकती थी। पीछे अभी भी कई लोग कतार में खड़े थे। 4 शॉपिंग बैग भरे हुए थे, लेकिन वे सभी स्नैक्स थे। सबसे भारी 2 फ्लैशलाइट थीं। कुल मिलाकर वे केवल 2 से 300 युआन थे। आखिरकार अब कीमतें अधिक नहीं थीं। वांग युनजोंग को नकदी निकालते और बिल का भुगतान करते देख जियान ए ने कहा, धन्यवाद अंकल। ये सचमुच एक दुर्लभ दृश्य था। अपने 2 जीवनकालों में ये पहली बार था जब वांग युनजोंग ने जियान ए पर पैसा खर्च किया था। आमतौर पर उसे केवल नए साल के दौरान लाल पैकेट के माध्यम से वांग युनजोंग से लाभ प्राप्त होता था। हालांकि ये जियांग चुनफेन ही था जिसने उसे लाल पैकेट में पैसे दिए थे, इसलिए वांग युनजोंग को पता नहीं चला। आप अंकल के साथ समारोह में क्यों खड़े हैं? वांग युनजोंग मुस्कुराए। फिर उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, क्या आप इतनी सारी चीजें ले जा सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अंकल आपको वापस ले जाएं? जब जू कियान ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन बिना पलक झपकाए वांग युनजोंग की बांह खींच ली, जैसे कि वह डर गई हो कि वह अपनी भतीजी को घर ले जाएगा। जियान ए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं अंकल, हमारे कुछ सहपाठी साथ आए। ठीक है, जब तुम खेलने के लिए बाहर जाओ तो सावधान रहना। वांग युनजोंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। अंकल पहले निकलेंगे। जियान ए ने सिर हिलाया और वांग युनजोंग को भावशून्यता से जाते हुए देखा। तुम्हारे चाचा तलाकशुदा हैं? जिया किंगहुआन की आवाज अचानक सुनाई दी। जियान ए स्तब्ध था। उसने आश्चर्य से किंगहुआन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? ये देखकर कि उसने सही अनुमान लगाया था। जिया क्विंगहुआन अपनी भौहों को सहजता से ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह आसान नहीं है? आपके चाचा के बगल वाली महिला अभी 20 साल की लगती है। वह आपकी चाची या उनकी बेटी नहीं हो सकती। यदि वह उनकी बेटी है, तो उसके लिए आपका स्वागत न करना असंभव है। वह तुम्हारे चाचा का हाथ पकड़ रही है, जिसका मतलब है कि वह कोई दोस्त या सहकर्मी नहीं है। इन असंभव रिश्तों को खत्म करने के लिए उन्मूलन के नियम का उपयोग करना क्या केवल प्रेमिका विकल्प ही नहीं बचा है? जब जियान ए ने ये सुना, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जिया क्विंगहुआन को देखा। बुरा नहीं, आप बहुत चौकस हैं। बेशक, जिया क्विंगहुआन ने कहा और जियान ए के करीब जाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो। तुम्हें लगता है कि वह मेरे लिए काफी अच्छा है? जियान ए ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिया क्विंगहुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसने उसके लिए बिल का भुगतान किया और उसे इस बात की भी चिंता थी कि वह बहुत सारी चीजें घर लाएगी और उसे घर भेजना चाहता था। अंत में वह उसे शरद ऋतु की यात्रा के दौरान सावधान रहने की याद दिलाना नहीं भूले। ये पहले से ही काफी विचारशील था। जियान ए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने सिर्फ आपके उत्कृष्ट अवलोकन कौशल के लिए आपकी प्रशंसा की, लेकिन पलक झपकते ही आप बिजली की गति से आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? जिया क्विंगहुआन स्तब्ध रह गया। उसने जियान ए को देखकर पलकें झपकाईं। तुम्हारा अपने चाचा से झगड़ा है? मैं नहीं बता सका। जियान ए ने केवल धीरे से आह भरी। यह एक लंबी कहानी है। मैं इसका जिक्र करने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। वैसे भी यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। जिया क्विंगहुआन ने समझ में अपनी भौहें उठाईं लेकिन आगे नहीं पूछा।
आखिरकार ये जियान ए के परिवार का निजी मामला था। हालांकि वे दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर भी वे अपनी सीमाएं जानते थे। रात में वांग युनजोंग बहुत देर से घर लौटे। लिविंग रूम में बूढ़ा आदमी और बुढ़िया सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। ये देखकर कि वांग युनजोंग वापस आ गया है, बुढ़िया जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसके पास गई। तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? आपने फिर से ओवरटाइम काम किया? नहीं, मैं कियान के पास गया था। वांग युनजोंग ने अपनी चप्पलें पहनी और लिविंग रूम में चले गए। जब उसने बूढ़े आदमी को चाय पीते देखा, तो वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, ज़िचेन कहाँ है? क्या वह सो रहा है? अभी नहीं, मैंने अभी उसे कुछ फल भेजे हैं। वह अपना होमवर्क कर रहा है, बुढ़िया ने कहा। वांग युनजोंग ने सिर हिलाया। उसने इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कोई नखरे नहीं दिखाए, है ना? स्कूल शुरू होने से पहले वांग युनजोंग ने वांग ज़िचेन के खिलौने, कॉमिक किताबें और लैपटॉप हटा दिए। इसके चलते वांग ज़िचेन ने उनके साथ एक विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि वांग युनजोंग ने अपना रुख नर्म नहीं किया। तीसरे वर्ष के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, यदि वह अपने बेटे को अपनी इच्छानुसार काम करने देगा, तो इससे उसे नुकसान होगा। नहीं, बुढ़िया ने आह भरते हुए कहा। वह कल या आज अच्छे मूड में नहीं लग रहा है, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं मचाया। वांग युनजोंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब उसने ये सुना तो उसने केवल सिर हिलाया। भले ही वह कोई सीन बनाए या न बनाए, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ 1 साल है। उसके दांत पीसने के बाद ये बीत जाएगा। तीसरा साल धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पिता और मैं ये बात जानते हैं। क्या तुमने खाया? हमने तुम्हारे लिए कुछ खाना छोड़ा है। क्या मैं इसे तुम्हारे लिए गर्म कर दूं? बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वांग युनजोंग ने सिर हिलाया। मैं कुछ खाऊंगा। रात में वह जू कियान की पहली पढ़ाई के नतीजे जानने के लिए उसके घर गया। अंत में जू कियान ने रसोई को लगभग जला दिया। पूरी रात संघर्ष करने के बाद वह काले नूडल्स का एक कटोरा ले आए, लेकिन काटने के बाद उसने लगभग उल्टी कर दी। ऊपर वांग ज़िचेन रुई के फाहे से अपने पैर की चोट पर दवा लगा रहे थे। जब उसने नीचे की आवाजें सुनी, तो उसने जल्दी से सब कुछ हटा दिया। अगली सुबह जियान ए ने सामान पैक किया और सुबह 6 बजे से पहले बाहर चला गया। जिया किंगहुआन कल खरीदी गई सभी चीजें घर ले आई थी, इसलिए जियान ए केवल कुछ कपड़े लेकर आए जो उसने कल रात पैक किए थे। स्कूल गेट के बाहर जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ पहले से ही जियान ए के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी चीजों को 3 बैगों में बांट दिया है। प्रत्येक व्यक्ति एक ले जाएगा ताकि यह बहुत भारी न हो। जैसे ही वे मिले, जिया क्विंगहुआन ने जियान ए और गुआन ताओ के लिए एक काला बैग भर दिया। ये भरा हुआ था, लेकिन भारी नहीं था। स्कूल के मैदान में शानदार बसें अगल बगल रुकती थीं। उनकी संख्या 20 से 30 थी। जियान ए ने ये भी देखा कि स्कूल के बाहर सड़क के किनारे ऐसी 10 से अधिक बसें खड़ी थीं। प्रत्येक बस के सामने एक चिन्ह लगा होता था जो उसकी कक्षा को दर्शाता था। बस के सामने पहले से ही कई विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुसार एकत्र हो चुके थे। धिक्कार है, कितना उदार। 2 बसों की एक श्रेणी। जैसे ही वे स्कूल में दाखिल हुए, कुछ छात्र चिल्लाए बिना नहीं रह सके, जबकि वर्ष 1 और वर्ष 3 के छात्र अपने चेहरे पर आश्चर्य और ईर्ष्या के साथ वहां से गुजरे। जब हम दूसरे वर्ष में थे तो हमें ऐसे लाभ क्यों नहीं मिले? यह सही है, स्कूल बहुत पक्षपाती है। तीसरे वर्ष के छात्र और भी अधिक उदास दिखे। वर्ष 2
कक्षा 1 की बस पहली पंक्ति के बाईं ओर थी। कई छात्र पहले से ही बस के सामने इंतजार कर रहे थे। जियान ए और बाकी लोगों की तरह ये लोग भी उभरे हुए स्कूल बैग ले जा रहे थे। साफ था कि वे ढेर सारा नाश्ता लेकर आए थे। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, मानो वे स्कूल द्वारा आयोजित इस बड़े पैमाने की शरद ऋतु यात्रा की प्रत्याशा से भरे हुए हों। सुबह 7 बजे मॉनिटर के रूप में जिया क्विंगहुआन ने लोगों की गिनती करने की पहल की। जब सभी लोग मौजूद थे तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और सभी लोग बस में चढ़ने के लिए कतार में खड़े हो गए। 7:30 एक ही मॉडल की बसें एक के बाद एक हिरजोंग से दूर चली गईं। बसों की बॉडी एक लंबी लाइन की तरह थी, जो काफी शानदार लग रही थी। ये सुबह की व्यस्तता का चरम समय था। बैयून शहर छोड़ने से पहले काफिला 1 घंटे से अधिक समय तक बैयून शहर में भीड़भाड़ में रहा। हाईवे पर आने के बाद यह आसानी से चला। लियांग काउंटी बैयून शहर के उत्तर में स्थित था। ये जिन प्रांत में एक प्रसिद्ध काउंटी थी। लियांग लेक रिजॉर्ट प्रसिद्ध था। ये चीन में लेवल 5A का दर्शनीय क्षेत्र था और चीन की 6 बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक भी था। ग्रीष्मकालीन लियांग झील में पर्यटन के लिए एक समृद्ध मौसम था और इस बार एरजोंग द्वारा आयोजित शरद ऋतु यात्रा स्कूल की छुट्टियों के चरम पर थी। सितंबर पहले से ही लियांग झील के लिए ऑफ पीक सीजन था, इसलिए यह इन छात्रों के भोजन और आवास की व्यवस्था को तुरंत पूरा कर सकता था। रास्ते में सुन दाशेग ने बस में माइक्रोफोन लिया और छात्रों को इस शरद ऋतु यात्रा के सुरक्षा नियमों के बारे में समझाया। छात्रों, इस शरद ऋतु यात्रा में पूरे वर्ष के 2 छात्र और टीम का नेतृत्व करने वाले 10 से अधिक शिक्षक शामिल हैं। लोगों की संख्या बड़ी है, इसलिए सुरक्षा के मुद्दे भी स्कूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैंने पहले ही सभी को बता दिया है कि इस शरद ऋतु यात्रा का स्थान लियांग लेक रिजॉर्ट में है। हम बाद में लियांग पर्वत पर जाएंगे, चाहे वह झील हो या पहाड़। हमें उम्मीद है कि छात्र अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। दैनिक गतिविधियां समाप्त होने के बाद हर किसी को रात के खाने के बाद लापरवाही से बाहर नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए। सितंबर में मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए झील पर जाकर पानी से खेलने के बारे में न सोचें। सर्दी लगना छोटी बात है। अगर कुछ खतरनाक हुआ तो यह भयानक होगा। इस शरद ऋतु की यात्रा में स्कूल ने एक बहुत ही मजेदार खेल और जीवन शैली गतिविधि की व्यवस्था की। यह निश्चित रूप से आपको एक समृद्ध और अविस्मरणीय अनुभव देगा। हर कोई इस अवसर का उपयोग छात्रों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और आराम करने के लिए कर सकता है। ये सब बहुत अच्छा है। जियान ने और बाकी लोग बस के पीछे बैठे थे। यान तियान ने अचानक कुछ सोचा और पीछे की पंक्ति में बैठे कुछ लोगों को उत्साह से देखने के लिए पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, ये हमारी शरद ऋतु की यात्रा के बाद सप्ताहांत है। इस महीने की कुछ शेष दोहरी छुट्टियों के अलावा क्या कक्षाएं अक्टूबर में छुट्टियां होने से पहले केवल आधे महीने तक नहीं चलेंगी? जब उन्होंने ये सुना तो वे दंग रह गए। एक बार जब उन्होंने इस पर विचार किया तो ये सच था। हाई स्कूल का ये दूसरा वर्ष बहुत संतोषजनक था। जब स्कूल शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। परीक्षा के बाद वे शरद ऋतु की यात्रा पर गए। कुछ दिनों के लिए वापस आने के बाद वे छुट्टी पर रहेंगे। कक्षा का मॉनिटर इस समय सुन दाशेग ने अचानक जिया किंगहुआन की ओर हाथ हिलाया। ये देखकर किंगहुआन जल्दी से खड़ा हुआ और सामने की ओर चला गया। सुन दाशेग ने अपने हाथ में माइक्रोफोन रखा और जिया क्विंगहुआन से फुसफुसाया। समय बचाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कक्षा की सूची लें और बाद में छात्रों के लिए कमरे वितरित करें। कक्षा में लड़कियों और लड़कों की
संख्या को देखो। पहला, रिजॉर्ट के होटल ने हमारे स्कूल की शरद ऋतु यात्रा को समायोजित करने के लिए 2 व्यक्तियों के कमरों को 3 व्यक्तियों के कमरों में बदल दिया। जिया क्विंगहुआन ने सिर हिलाया। ये कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए भी था। उन्हें अपनी अपनी कक्षाओं में कमरों में विभाजित किया जाएगा। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो वे चाबियां प्राप्त कर सकते थे और चेक इन कर सकते थे। जिया क्विंगहुआन ने अपनी सीट पर लौटते ही सबसे पहले खुद को जियान ए और गुआन ताओ के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए आवंटित किया। क्या मजाक है। मॉनिटर बनने के बाद ये पहली बार था जब उसने विशेषाधिकार का स्वाद चखा था। उसे इसका उपयोग करना था। लिन यी, गाओ यांग और यान तियान स्वाभाविक रूप से एक ही कमरे में थे। सीयू के बारे में क्या? जिया किंगहुआन ने जियान ए को अजीब तरह से देखा, क्योंकि कक्षा में सीयू जियान ए को छोड़कर किसी के भी करीब नहीं था। भले ही लिन यी और गाओ यांग उनके जैसे ही संप्रदाय से थे, उन्होंने सीयू के साथ शायद ही कभी बातचीत की। इसका मुख्य कारण ये था कि वह ठंडा था और उसमें गर्मी नहीं थी। ये ठीक है, बस उसे रूममेट नियुक्त कर दो। यह उसके लिए भी वैसा ही है, जियान ए ने कहा। ये सच था। सी युहान के व्यक्तित्व के कारण, चाहे उसके रूममेट कोई भी हो, वह उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था, भले ही उसे लिन यी के कमरे में नियुक्त किया गया हो। ये संभवतः वैसा ही होगा। जब अन्य छात्रों को पता चला कि जिया क्विंगहुआन सभी के लिए कमरे बांट रही है, तो जो छात्र आमतौर पर उससे दूरी बनाए रखते थे, उन्होंने साहस जुटाया और अपनी राय देने के लिए आगे बढ़े। उनमें से अधिकांश को अपने करीबी सहपाठियों के साथ एक ही कमरे में रहने की उम्मीद थी। जिया किंगहुआन ने किसी को मना नहीं किया। उसने सभी के अनुरोधों को उचित रूप से व्यवस्थित करने की भी पूरी कोशिश की। आखिरकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। यह अच्छा नहीं था कि केवल शक्तिशाली लोगों को जो चाहें करने दिया जाए, जबकि कमजोरों को कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जाए। लियांग काउंटी में प्रवेश करने से पहले बस लगभग 4 घंटे तक चली। एक काउंटी शहर का पैमाना किसी शहर के मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लियांग काउंटी को 2 साल पहले एक काउंटी शहर में पदोन्नत किया गया था। अब सही शीर्षक लियांग सिटी होना चाहिए। हालांकि जिन प्रांत के लोग पहले से ही इसे लियांग काउंटी कहने के आदी थे, इसलिए इसे बदलना मुश्किल था। ये स्वाभाविक रूप से हलचल और शोर वाले बैयून शहर से अतुलनीय था। लेकिन लगभग 2 वर्षों के विकास और पुनर्निर्माण के बाद लियांग काउंटी की सड़कें असाधारण रूप से विशाल और साफ थीं। सड़क के दोनों ओर कुछ ऊंची इमारतें थीं, लेकिन हरियाली बहुत अच्छी की गई थी। पूरे काउंटी शहर की हवा असाधारण रूप से ताज़ा थी, जिससे शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। शहर से गुजरने के बाद कार फिर से खाली राजमार्ग पर चली गई। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद काफिला अंततः इस शरद ऋतु यात्रा के गंतव्य लियांग लेक रिजॉर्ट पर पहुंच गया। छात्र व्यवस्थित तरीके से बस से बाहर निकले। यहाँ का तापमान बैयून शहर की तुलना में कम था। कभी कभी नम गंध के साथ शरद ऋतु की हवा चलती थी। इसे उनके चेहरे के सामने पकड़ना असाधारण रूप से आरामदायक था। जिया ने एक गहरी सांस लेने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। ये जगह बहुत अच्छी है। मैं बस खड़ी थी रिजॉर्ट का पार्किंग स्थल ज्यादा दूर नहीं। उन्हें होटल की ऊंची इमारत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें लगभग 30 मंजिलें हों। यह लियांग काउंटी की सबसे ऊंची इमारत होनी चाहिए। कतार में लगने के बाद सुन दाशेग ने एक छोटा पीला झंडा उठाया जिस पर लिखा था वर्ष 2 कक्षा 1। वह सभी को चेक इन करने के लिए होटल में ले गया और पीछे की कक्षाओं का बारीकी से पालन किया गया।
लंबी भीड़ राजसी थी और उन सभी के चेहरे युवा और ऊर्जावान थे। वे असाधारण रूप से आकर्षक लग रहे थे। होटल के सामने एक लाल बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, हम बैयून शहर में एरज़ोंग के सभी शिक्षकों और छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पेशेवर पोशाक में होटल के कई कर्मचारी एक साथ खड़े थे और होटल के बाहर जगह में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक स्टाफ सदस्य एक कक्षा के लिए आवास व्यवस्था का प्रभारी था। जब कक्षा 1 पहुंची, तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सुन दाशेग के पास गया और उससे फुसफुसाया। सुन दाशेग ने केवल बार बार सिर हिलाया। फिर उन्होंने पलटकर छात्रों से कहा, सभी अपने कमरे के कार्ड ले लें और पहले अपना सामान नीचे रख लें। होटल में चौथी और 5वीं मंजिल पर एक रेस्तरां है। हमने पहले ही सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर लिया है। थोड़ी देर में छात्र जा सकते हैं और खा सकते हैं। शिक्षक दोपहर में सभी को गतिविधियों के बारे में फिर से सूचित करेंगे। 3 लोग एक कमरा साझा करेंगे। जिन छात्रों ने अपने नाम का उल्लेख किया है, वे अपने कमरे के कार्ड प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के पास जाएं। लिफ्ट होटल की लॉबी के दाईं ओर है। जब हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, तो पहली मंजिल के लिए बटन दबाने में मदद करना याद रखें और लिफ्ट को अपने आप वापस जाने दें, क्योंकि वहां अधिक लोग हैं। इससे समय की बचत होगी। बिना कुछ और कहे, सुन दाशेग ने नाम बताना शुरू कर दिया। जियान यी, ली युन मेई, शी जी, लिन यी, गाओ यांग, यान तियान, सुन जियाओबिन, वांग, मेंग, वांग हाई। अंत में उन्होंने जिया क्विंगहुआन और बाकी लोगों के नाम पढ़े। जिया क्विंगहुआन, जियान ने, गुआन ताओ। वे तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने बैग और चाबियां लेकर होटल की लॉबी में भाग गए। बड़ी संख्या में अन्य कक्षाओं के छात्र लिफ्ट के सामने जमा थे। हालांकि होटल के दोनों ओर 3 लिफ्ट थीं, जिससे कुल 6 लिफ्ट हो गईं। लेकिन ये स्पष्ट था कि वे अभी भी 500 से अधिक लोगों के झुंड के सामने थोड़ी कमजोर थीं। जियान ए ने होटल की लॉबी को लापरवाही से आकार देने का अवसर लिया, क्योंकि यह एक स्तर 5A पर्यटक आकर्षण था। इस स्तर की सुरक्षा के लिए दर्शनीय क्षेत्र में सभी सहायक सुविधाओं को एक निश्चित मानक तक पहुंचना था। होटल कोई अपवाद नहीं था। इसलिए, हालांकि यह लियांग लेक होटल 5 सितारा होटल बनने के लिए पर्याप्त शानदार नहीं था, लेकिन इसका पैमाना छोटा नहीं था। होटल की बिल्डिंग भी काफी ऊंची थी। इसके अलावा लॉबी को देखते हुए पिछले 2 साल में इसका नवीनीकरण हो जाना चाहिए था। क्या आप बाद में दोपहर के भोजन के लिए रेस्तरां जा रहे हैं? गुआन ताओ ने अचानक उन दोनों की ओर देखा और पूछा। जियान ए को होश आया और उसने उसकी ओर देखा। क्यों, आप दोपहर का खाना नहीं खाना चाहते? गुआन ताओ ने उदासीनता से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कारसिक हूँ। मैं बाद में सोना चाहता हूँ, अन्यथा मेरे पास दोपहर में गतिविधि में भाग लेने की ऊर्जा नहीं होगी। मैं भी खाना नहीं चाहता। हम कमरे में कुछ नाश्ता क्यों नहीं खा लेते? जिया किंगहुआन ने सुझाव दिया। चूंकि वे दोनों नहीं जा रहे थे, जियान ने सोचा कि अकेले जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, विनम्र शिष्टाचार के साथ। वे तीनों लिफ्ट में चढ़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनका कमरा 16वीं मंजिल पर था। जब वे ऊपर गए, तो वहां पहले से ही अन्य छात्र दोपहर के भोजन के लिए नीचे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरा 1613। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। उसके दाहिनी ओर एक बेसिन वाला वॉश स्टैंड था। अंदर एक गीला और सूखा बाथरूम था। पूरी फर्श से छत तक की खिड़की उनके लिए खुल गई। कमरे में 3 सिंगल बेड साफ थे। वहां एक टेलीविजन, एक लेखन मेज,
एक छोटा सोफा और एक छोटी कॉफी टेबल थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग मीटर था। कहा जा सकता है कि यह माहौल उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। इतना खराब भी नहीं। यहाँ तक कि जिया क्विंगहुआन भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने शुरू में सोचा था कि इस शरद ऋतु की यात्रा पर बहुत सारे लोग होंगे, और स्कूल के पैसे के साथ ये केवल एक मोटल के आवास स्तर तक ही सीमित रह सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आरामदायक होगा। जियान फर्श से छत तक की खिड़की के पास गया और बाहर देखा। होटल के पीछे चमकदार हरियाली थी। अंतहीन झील, चमचमाती और असाधारण रूप से सुंदर थी। यह एक झील का घर था। जियो तुम्हें कहाँ सोने की आदत है? गुआन ताओ ने जियान से पूछा। जियान ने पलटकर कहा, मुझे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले चुन सकते हैं। अंत में जियान अंदर के निकटतम बिस्तर पर सोया जबकि गुआन ताओ बीच में सोया। जिया क्विंगहुआन ने खिड़की के पास एक जगह चुनी। इसी समय किंगहुआन का फोन बजा। उसने इसे लापरवाही से उठा लिया। क्या चल रहा है?